तो जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट में भी जाना था, फैराडे एक एलियन है जो अर्थ और अपने प्लेनेट को बचाने के लिए एक अजीब से मॉडल पर काम कर रहा है। लेकिन क्या फैराडे समय रहते उस मॉडल को बनाने में कामयाब हो पाएगा? आइए जानते हैं इस फिल्म की आगे की कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मैन हु फेल टू अर्थ। अब हम फैराडे को देखते हैं जो अपनी फैमिली और प्लेनेट के लोगों को मिस कर रहा होता है। उसकी वो सभी मेमोरीज दिखाई जाती हैं जब वो अपने प्लेनेट पर अपने लोगों के साथ था, जिसके बाद फिर हम फैराडे को जस्टिन और उसकी फैमिली के साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहां वो सब आपस में खूब सारी बातें करते हैं और एक साथ काफी खुश दिखाई देते हैं। साथ ही फैराडे इंसानों के बारे में बहुत सी चीजों को जान पाता है, जैसे प्यार करना, गुस्सा करना और साथ ही कुछ पा लेने की खुशी। फैराडे अब इंसानों को समझने लगा है। हालांकि अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फैराडे ने उस मशीन के मॉडल के डिजाइन को भी फिक्स कर दिया है, पर अभी भी वो उस मशीन को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मशीन के कोर को एक्टिवेट करने के लिए उन्हें फ्यूजन की जरूरत होती है जो उनके पास नहीं है, जिसे थॉमस खुद भी नहीं बना पाया था। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम स्पेंसर को CIA की लेडी एजेंट फिंच के साथ देखते हैं, जिधर वो फैराडे के बारे में उससे कुछ बातें करता है और फिंच को अपने प्लान के बारे में बताता है कि जैसे ही फैराडे उस मशीन को पूरा बना लेगा तो CIA वाले उसको मार डालेंगे और उसकी बनाई मशीन पर कब्जा कर लेंगे, जैसा एक बार पहले थॉमस के साथ उन्होंने किया था। वहीं दूसरी ओर हम जस्टिन के डैड को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड डॉटर को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, पर रास्ते में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की शॉप को देख के वो उसमें चले जाते हैं, जहां पर वो गिटार बजाने लगते हैं। उनके गिटार बजाने के स्किल्स से शॉप की ओनर भी हैरान होती है, पर गिटार बजाते वक्त उन्हें कुछ होता है और वो अचानक से वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां जस्टिन भागते हुए उनसे मिलने आती है। उसको पता चलता है कि उन्हें एक छोटा सा स्ट्रोक आया था। उनके कुछ चेकअप्स होते हैं और जस्टिन सीधा फैराडे के पास जाती है जो लैब में होता है। वो उस पर गुस्सा करती है क्योंकि जस्टिन का मानना था कि उसके डैड की हालत उसकी वजह से खराब हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे उनका DNA एंथियन DNA में कन्वर्ट हो रहा है। पर असल बात तो ये होती है कि जस्टिन के डैड अब धीरे धीरे जीनियस बन रहे होते हैं फैराडे की तरह। उनमें बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं, पर जस्टिन उनके लिए परेशान होती है। लेकिन एक दिन अचानक से वो अपने घर की दीवार पर मैथमेटिक्स के कुछ नंबर्स लिखने लगते हैं। जस्टिन और फैराडे किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वो लिख क्या रहे हैं। तभी हैच जस्टिन से ये कहता है कि वो उसके डैड का चेकअप अपने पर्सनल ट्रस्टेबल डॉक्टर से करवाएगा, क्योंकि अगर किसी और जगह उन्होंने जस्टिन के डैड का टेस्ट करवाया तो सभी को पता चल जाएगा कि जस्टिन के डैड भी अब एलियन है। जिसके बाद हैच अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलता है और उसको सब कुछ बता देता है, जिसको सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो डॉक्टर जस्टिन के डैड की रिपोर्ट्स को चेक करके बोलता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, बस इनके DNA में थोड़े बदलाव हो रहे हैं। उधर हम फैराडे को देखते हैं जो जस्टिन के डैड के मैथ्स के नंबर को ध्यान से देख रहा होता है। वो कुछ सोचता है जिससे उसको पता चल जाता है कि जस्टिन के डैड ने जो नंबर्स दीवार पर लिखे थे वो कोई नॉर्मल नंबर्स नहीं है, बल्कि ये एक म्यूजिक के रिदम है जिसको वो लोग मशीन की कोर को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सभी जल्दी से लैब आकर उस म्यूजिक की हेल्प से मशीन के कोर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसको देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम स्पेंसर को CIA के ऑफिस में देखते हैं, जहां उसको एक लेडी बताती है कि उन्होंने थॉमस को फाइनली ढूंढ लिया है, जो कंबोडिया में जंगलों के बीचों बीच रह रहा है अंडरग्राउंड बंकर बनाकर। उधर हम फैराडे और जस्टिन को घर पर देखते हैं, जहां जस्टिन फैराडे से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, क्योंकि उसने फैराडे पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था। पर फैराडे उससे नाराज नहीं होता क्योंकि जस्टिन उसका साथ दे रही है। जिसके बाद हम स्पेंसर को देखते हैं जो CIA हेडक्वार्टर में होता है। अब थॉमस के जिंदा होने के सबूत मिलने के बाद वो उस पर हमला करने के लिए फिंच से परमिशन मांगता है, पर वो स्पेंसर को मना कर देती है। पर उसके मना करने के बावजूद भी स्पेंसर थॉमस को खत्म करने के लिए मिलिट्री फोर्स की एक टीम को भेज देता है, जो वहां पर मौजूद ट्रैप में बुरी तरह से फंस जाती है। CIA को भी इस बात का पता चल जाता है कि फैराडे और बाकी सभी लोगों ने उस क्वांटम फ्यूजन मशीन को बना लिया है, जिस पर वो जल्द ही अपना कब्जा करने वाले होते हैं। वहीं उधर हम ओरिजिन्स में जस्टिन हैच को मिस्टर खान नाम के एक आदमी से क्वांटम फ्यूजन के बारे में बात करता देखते हैं। हालांकि ये बात एडी को भी पता चल चुकी थी कि क्वांटम फ्यूजन मशीन बन चुकी है, पर वो जानबूझकर इसकी प्रेजेंटेशन को डिले कर देती है ताकि उन्हें कुछ और समय मिल जाए और ये मशीन CIA के हाथ ना लग पाए। जिसके बाद हम लैब में जस्टिन, उसके डैड और फैराडे को देखते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि CIA उन पर हर पल नजर रख रही है। इसीलिए फैराडे लैब में मौजूद कई सारे टीवी से खुद को थॉमस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो थॉमस से कांटेक्ट कर लेता है,
जिधर थॉमस उस पर भड़का हुआ था क्योंकि थॉमस सेफ रह रहा था। पर फैराडे के अर्थ पर आते ही उसके सीक्रेट प्लेस को ढूंढ लिया गया और उस पर हमला किया गया। वहीं आगे हम देख पाते हैं कि CIA ने लैब में जो CCTV कैमरा लगा रखे थे वो अचानक से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जिसको डिस्कनेक्ट फैराडे ने किया होता है ताकि बाहर का कोई भी शख्स उनकी बातें ना सुन पाए और ना ही उनको देख पाए। वहाँ पर हम फैराडे को थॉमस से ये भी कहता देखते हैं कि उन्होंने मशीन को बना लिया है जिसका पता CIA को भी चल चुका है, जो उस मशीन को हथियाने में लगे हैं। जिस पर थॉमस फैराडे से ये कहता है कि अगर तुम्हें मशीन और खुद को बचाना है तो झूठ कहना पड़ेगा, क्योंकि CIA ने उसको मारने के लिए मिलिट्री भेजी थी। साथ ही वो तुम्हारी सच्चाई भी जानते हैं कि तुम क्या हो, इसीलिए उनसे बचकर रहो और उनसे ज्यादातर झूठ कहो। जिसके बाद हम जस्टिन और फैराडे को देखते हैं जो एक बहुत पॉपुलर न्यूज रिपोर्टर पेनी मॉर्गन से मिलते हैं, जिससे मिलकर वो उसे भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें सिर्फ उस पर भरोसा है। साथ ही में फैराडे कहता है कि उसे भी उन पर भरोसा करना होगा। उनके बीच जो भी बातें होंगी वो राज रहेंगी, जहाँ पर वो रिपोर्टर को बता देते हैं कि उन्होंने उस फ्यूजन रिएक्टर मशीन को बना लिया है जिससे कई हजारों सालों तक एनर्जी बन सकती है। ये एनर्जी का लिमिटलेस सोर्स है जिससे पूरी दुनिया ही बदल जाएगी और वो इस न्यूज को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। फैराडे अपनी बातों से उस रिपोर्टर को क्लू भी दे देता है कि वो एक एलियन है और अब वो रिपोर्टर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर अब हम एक बार फिर से स्पेंसर और फिंच को CIA हेड ऑफिस में देखते हैं, जो बाकी सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठे होते हैं, जहां उनसे सवाल होते हैं कि जंगलों में फोर्स भेजने की परमिशन किसने दी। जहां स्पेंसर फिंच को झूठ बोलकर फंसा देता है कि सब कुछ फिंच के कहने पर हुआ है और मंजूरी भी उसने ही दी थी। जिसके बाद फिंच को इस मिशन से हटाकर स्पेंसर को नया लीडर बना दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर अब हम एडी को देखते हैं जो स्पेंसर के बारे में उसके पास की इंफॉर्मेशन निकाल लेती है, जिससे हमको पता चलता है कि स्पेंसर की मॉम एक टेररिस्ट थी जिसने एक हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा दिया था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। और जब पुलिस उसको अरेस्ट करने आई तो वो वहाँ पर नहीं थी, वो वहाँ से भाग चुकी थी। साथ ही में हमको ये भी पता चल जाता है कि ये बात तब की है जब स्पेंसर 6 साल का था और तब फिंच ने ही स्पेंसर को संभालकर उसकी सभी जिम्मेदारी उठाई और CIA में उसको नौकरी दी, पर स्पेंसर ने अब उसको ही धोखा दे दिया। जिसके बाद अब हम एक बार फिर से स्पेंसर को देखते हैं जो एडी से मिलने आता है। वो उसे धमकाता है कि दोबारा मेरे पास्ट के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जिसके बाद हम स्पेंसर के साथ काम करने वाली एक एजेंट को देखते हैं जो जस्टिन से मिलने जाती है और उसको सब सच्चाई बता देती है कि थॉमस को जब मिलिट्री पकड़ने गई तो सब मारे गए और थॉमस तुम सबको धोखा दे रहा है। वहीं फैराडे भी CIA के कंप्यूटर्स हैक करके मिलिट्री की फुटेज देख लेता है, जहां पर उसको सच्चाई का पता चल जाता है कि थॉमस उनसे झूठ बोल रहा है, वो सच में उनको धोखा दे रहा है। जो बात फैराडे घर आकर जस्टिन को बता देता है। फैराडे बोलता है कि थॉमस ने हमसे झूठ बोला, जबकि सच्चाई तो ये है कि वो सभी एंथियंस को यहाँ अर्थ पर लाना चाहता है और वो बदल चुका है। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं और जो फ्यूजन रिएक्टर उन्होंने बनाया था वो उनकी स्पेसशिप का इंजन है जिससे वो एंथिया प्लेनेट वापस जा सकता है। जिसके बाद अब हम एक बार फिर से जस्टिन, उसके डैड और फैराडे को लैब में देखते हैं, जहां वो उस मशीन से रिलेटेड सभी चीजों को तहस नहस कर रहे होते हैं, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि CIA यहाँ कभी भी पहुंच सकती है। वो मशीन को हथियाना चाहते हैं। वो सब कुछ खत्म करके सारे सबूत मिटाकर फैराडे जस्टिन और उसके डैड को उस मशीन के कोर को देकर वहाँ से जाने को कहता है ताकि वो कोर किसी के हाथ ना लग सके। जिसके बाद वो CIA के लिए एक ट्रैप भी सेट करता है और जैसे ही स्पेंसर लैब में मिलिट्री के साथ पहुंचता है तो उसको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। वो कोर और जस्टिन के बारे में फैराडे से पूछने लगता है, पर फैराडे उनको कुछ नहीं बताता। स्पेंसर गुस्से में उसको शूट कर देता है, जो गोली सीधा फैराडे के एब्डोमिनल एरिया में घुस जाती है और तभी फैराडे के ट्रैप से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम जस्टिन को देखते हैं जो अपने डैड के साथ कोर को लेकर जा रही थी, पर उसको अब फैराडे की चिंता होने लगती है। वो कार टर्न करके लैब में वापस आ जाती है, जहां वो फैराडे को घायल पाती है। जस्टिन के डैड उसको उठाकर अपने साथ उसी रिहैब सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां स्पेंसर मैरी नाम की नन से मिलने गया था, जो थॉमस की वाइफ थी, जिसको मेडिकल नॉलेज भी थी। वहीं पर वो लोग फैराडे का ऑपरेशन करते हैं। वो लोग फैराडे के स्टमक से गोली को तो निकाल लेते हैं, पर फैराडे का बहुत सारा खून बह जाता है, जिसकी वजह से अब उसका बचना नामुमकिन था। पर तभी जस्टिन के डैड फैराडे को बचाने के लिए अपना खून देने के लिए तैयार हो जाते हैं
क्योंकि वो भी अब एक एंथियन बन चुके हैं। साथ ही उनको ये भी मालूम है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी जान भी जा सकती है, पर वो अपनी जान की परवाह किए बिना फैराडे को खून देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें स्पेंसर दिखाया जाता है, जो अपने कुछ लोगों के साथ उसी रिहैब सेंटर के लिए निकल जाता है जिसकी लोकेशन को वो ट्रैक कर चुका था। वहां पहुंचने पर स्पेंसर को एक गोली आकर लगती है, पर वो बच जाता है और उन पर गोलियां नन शूट कर रही होती हैं ताकि वो फैराडे और बाकी सभी को बचा सके। लेकिन स्पेंसर सभी नन्स के साथ मैरी को भी शूट करके मार देता है। अब स्पेंसर को मशीन का कोर भी मिल चुका था, जिसके बाद वो जस्टिन के सर पर मारकर उसको बेहोश करके फैराडे समेत उसे भी अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैरी जस्टिन के डैड के पास आती है, जो अब तक मरी नहीं थी। वो जस्टिन के डैड के पास आकर उनका हाथ पकड़ती है। जस्टिन के डैड बेहोश होते हैं। वो उनका हाथ पकड़ते ही दम तोड़ देती है, पर तभी जस्टिन के डैड जाग जाते हैं। जिसके बाद हम स्पेंसर और उसके बाकी लोगों को देखते हैं, जो जस्टिन और फैराडे को टॉर्चर करने के लिए एक अबैंडन्ड प्लेस पर ले जाते हैं। वहाँ जाकर वो फैराडे और जस्टिन को एक चेयर से बांध देते हैं और फिर वो फैराडे को अलग अलग तरह से टॉर्चर करते हैं ताकि वो थॉमस की लोकेशन और उनके प्लान के बारे में जान सके। पर टॉर्चर करने का फैराडे पर कोई भी असर नहीं होता। स्पेंसर को समझ ही नहीं आता कि इसके साथ क्या किया जाए, पर तभी अचानक से उन्हें एयरपोर्ट वाला इंसिडेंट याद आता है जहां एक्सरे से फैराडे की हालत खराब हो गई थी। इसीलिए वो उसके साथ वैसा ही करते हैं और उस पर एक्सरे इस्तेमाल करते हैं, जिससे फैराडे को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो जोरों से चीखता है। वो उनको सब कुछ बताने लगता है कि और भी कई सारी स्पेसशिप अर्थ पर आने वाली हैं और ये सारा प्लान थॉमस का है, जिसके बाद एंथियन यहाँ पर रहेंगे क्योंकि ये कोर ही स्पेसशिप का इंजन है, जिसकी मदद से थॉमस एंथियंस को अर्थ पर लाने वाला है, जैसे मैं आया। साथ ही फैराडे उनसे कहता है कि अगर तुमने हमें मार दिया तो ना तो तुम्हें थॉमस के बारे में कभी पता चलेगा और ना ही मशीन का कोर एक्टिवेट कर पाओगे, क्योंकि जब आखिरी बार कोर जस्टिन के पास था तो उसने इसका एल्गोरिदम बदल दिया था। जिसके बाद हम एडी को देखते हैं, जो अपने हॉर्स के साथ होती है, जहां उससे उसका बेटा हैच के बारे में बात करने लगता है। उसके बारे में उससे पूछता है। वो उसकी बड़ाई करता है, पर उसकी मॉम कहती है कि वो एक धोखेबाज है। जिस पर क्लाइव एडी से अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है। एडी थोड़ा अनकंफर्टेबल और गुस्सा हो जाती है, इसीलिए वो अपने हॉर्स को शूट करके मार डालती है, जिसको देखकर क्लाइव दंग रह जाता है। वो सीधा हैच के घर जाता है, जहाँ वो हैच को सब बातें बताता है। वो हैच को ये भी बताता है आपके डैड की डेथ नेचुरली नहीं हुई थी, बल्कि एडी ने उन्हें पहाड़ से धकेल दिया था, क्योंकि वो ओरिजिन कंपनी के नशे में पागल हो चुकी थी। सिर्फ इसी वजह से आपको वो कंपनी नहीं मिल पाई। असल बात तो ये है कि ये कंपनी आपको मिलने वाली थी, पर ऐसा ना हो सका और ये सब क्लाइव ने अपनी आंखों से देखा था जब वो छोटा था। अब इसके बाद हम सीआईए की एजेंट को देखते हैं, जो स्पेंसर की पार्टनर होती है, पर जस्टिन को आजाद कराकर वो सीधा स्पेंसर को शूट कर देती है, जिससे स्पेंसर मारा जाता है। दरअसल स्पेंसर की पार्टनर भी थॉमस के लिए काम कर रही होती है, जो बात किसी को नहीं पता थी। वो नहीं चाहते थे कि फैराडे और जस्टिन को कुछ भी नुकसान पहुंचे। जिसके बाद वो लेडी, फैराडे और जस्टिन उस अबैंडन प्लेस से बाहर आते हैं, जहां उनसे हेनिंग खान मिलने आता है, जहां उनके बीच कुछ बातें होती हैं और वो लोग उस स्कोर को हेनिंग को दे देते हैं। जिसके बाद वो सबको ब्लाइंड फोल्ड करके अपने साथ एक जंगल में ले जाते हैं, जहां जाकर फैराडे और बाकी सब शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर थॉमस के साथ साथ कई सारे मॉन्क्स होते हैं जो थॉमस को अपना भगवान समझते हैं और उसी के साथ रह रहे होते हैं। जहां फैराडे और जस्टिन थॉमस से मिलते हैं, उनके बीच कुछ बातें होती हैं, जिधर फैराडे थॉमस से ये कहता है कि तुमने हमसे झूठ कहा, जबकि सच्चाई तो ये है कि तुम अपने जैसे एंथियंस को अर्थ पर लाना चाहते हो और यहाँ पर राज करना चाहते हो, और बाकी बचे सभी एंथियंस को तुम उसी प्लेनेट पर मरने के लिए छोड़ दोगे। साथ ही तुम उस क्वांटम फ्यूजन रिएक्टर को इंजन की तरह स्पेसशिप में इस्तेमाल करोगे। जिस पर जस्टिन थॉमस को गुस्से से कहती है कि मैं अपने प्लेनेट अर्थ के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी और मैं नहीं चाहती कि तुम सभी इंसानों को उस तरह बदलो जिस तरह तुमने मेरे डैड को बदल दिया है। और अब थॉमस और फैराडे भी उस कोर के साथ कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसका एल्गोरिदम जस्टिन पहले ही बदल चुकी थी, जो सिर्फ उसको पता होता है। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय जस्टिन को मनाने के, क्योंकि बिना कोर के स्पेसशिप यूजलेस है। इसीलिए फैराडे जस्टिन को समझाता है और उसको भरोसा दिलाता है कि वो उस पर विश्वास कर सकती है, क्योंकि वो अर्थ के लोगों के रिस्पेक्ट करता है और वो उनको कुछ नहीं होने देगा। उसने यहाँ अर्थ पर बहुत सी चीजों के बारे में जाना और सीखा है, जिसकी ये सब बातें सुनकर जस्टिन को उस पर यकीन हो जाता है और वो उनको कोर देकर अपनी फैमिली के पास वापस चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एडी और रिपोर्टर पेनी मॉर्गन को एक साथ कुछ बातें करते हुए देखते हैं,
जिसके बाद फिर एडी ऑफिशियली अनाउंस कर देती है उस फ्यूजन रिएक्टर के बारे में जो कई हजार सालों तक एनर्जी का लिमिटलेस सोर्स होगा। फिर स्टेज पर फैराडे आता है जो इस फ्यूजन रिएक्टर के बारे में वहाँ पर बैठी सभी ऑडियंस को बताता है। साथ ही वो उनको उस रिएक्टर की एक झलक भी दिखाता है, जिसके बॉक्स से बाहर निकलते ही वहाँ पर सब कुछ जगमगाने लगता है और पूरा शहर एक बार में रोशन हो जाता है। जिधर हम CIA को भी देखते हैं जो वहाँ पर आते हैं और फैराडे को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। जहाँ हम फिंच को भी देखते हैं जो उससे सवाल जवाब करती है। वो फैराडे से उस रिएक्टर को भी ले लेते हैं, जिस पर फैराडे उन लोगों को एडी और हेच को यहाँ बुलाने के लिए कहता है और उनके आने के बाद फैराडे CIA से कहता है कि तुम हम में से किसी को भी नहीं मार सकते क्योंकि मैंने इस फ्यूजन रिएक्टर का डेटा इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है और वो 12 घंटों के अंदर पब्लिक हो जाएगा और मैं ये कहीं से भी कर सकता हूँ। जिसके बाद दुनिया में हर देश हर जगह सबके पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी। जिसके बाद फैराडे हैच को इस सब के नुकसान बताने को कहता है, जिस पर हैच कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो सभी देशों के पास रिएक्टर को बनाने की इंफॉर्मेशन होगी जिससे वो ऐसे वेपन्स, टेक्नोलॉजी और भी कई सारी खतरनाक चीजें बनाएंगे जिससे हमारे देश के साथ साथ पूरी मानव जाति खतरे में पड़ सकती है। जिनकी ये सभी बातें सुनकर फिंच भी डर जाती है और उनको छोड़ने के ऑर्डर्स दे देती है। जिसके बाद फैराडे थॉमस से मिलता है जहाँ उनके बीच कुछ बातें होती है। जिसके बाद थॉमस भी अपने इरादों से पीछे हट जाता है। वो फैराडे के साथ वापस एंथिया प्लेनेट पर जाने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी ओर हम जस्टिन और उसकी फैमिली को देखते हैं जहाँ फैराडे उनसे आखिरी बार मिलने आता है। जहाँ पर हम जस्टिन और फैराडे को अकेले में बातें करते देखते हैं। वहाँ पर जस्टिन थोड़ा दुखी दिखाई देती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो फैराडे को मन ही मन में चाहने लगी थी। जिसके बाद उन दोनों के बीच गुड बाय किस होती है और अंत में फैराडे अपनी स्पेसशिप को स्टार्ट करके वहाँ से अपने प्लेनेट के लिए निकल जाता है। जिसके साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।